SBA Publications. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आप मेरे साथ सीखेंगे हिंदी व्याकरण। तो क्या पढ़ेंगे आप मेरे साथ? आप मेरे साथ पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। चलिए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज के हमारे विषय का नाम है भाषा और व्याकरण। यानी कि आज हम भाषा और व्याकरण के बारे में जानेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और व्याकरण क्या होता है। बच्चों, आपने इस विषय के बारे में अपनी पिछली कक्षाओं में भी जरूर पढ़ा होगा। आज हम इसके बारे में कुछ गहराई से चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाषा का अर्थ, भाषा के रूप और व्याकरण और उसके अंग। आज हम इन विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य को बोलना और लिखना नहीं आता था। पहले के जमाने में मनुष्य ना तो बोलता था और ना ही लिखता था। सबसे पहले मनुष्य ने इशारों में बातें करना प्रारंभ किया था। वह केवल संकेतों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे वह बोलकर अपने विचार प्रकट करने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ कि मनुष्य ने अपने विचारों को बोलकर प्रकट करना सीखा। कुछ समय बाद उसने अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करना सीखा। पहले संकेतों के द्वारा, फिर बोलकर और अब लिखकर। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म हुआ। यानी कि अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना और दूसरों की बातों को समझना ही भाषा कहलाती है। यानी कि अपने भावों का आदान प्रदान। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में राजा पोथी पढ़ रहे हैं। तो पोथी क्या है? पोथी भी लिखित भाषा का उदाहरण है। तो हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमारी भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यानी कि हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं तो वह मौखिक भाषा में जोड़ा जाता है, और जब विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा में सम्मिलित किया जाता है। आइए अब पढ़ते हैं मौखिक भाषा के बारे में। यानी कि जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं या दूसरों के विचारों को सुनते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे गीत गाना या गीत सुनना, भाषण देना या भाषण सुनना, यह सभी हमारे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इस चित्र को देखिए। इस चित्र में नेताजी क्या कर रहे हैं? नेताजी भाषण दे रहे हैं। तो यानी कि यह कौन सा रूप हुआ? यह हमारी भाषा का मौखिक रूप हुआ। आइए आगे देखते हैं। अब पढ़ेंगे हम लिखित भाषा के बारे में। प्यारे बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? यानी कि भाषा के जिस स्वरूप में लिखकर बात कही जाती है या पढ़कर समझी जाती है उसे ही हम लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि जब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन सा उदाहरण है? यह लिखित भाषा का उदाहरण है। जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं या दूसरे के लिखे हुए विचारों को पढ़ते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र, पुस्तक, अखबार, यह तीनों
हमारी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारी भाषा के 4 कौशल होते हैं: सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। हमारी भाषा इन्हीं में सम्मिलित होती है। तो हिंदी हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है। अच्छा बच्चों, राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा यानी कि किसी देश की वह भाषा जिसमें उस देश का सरकारी कामकाज किया जाता है, यानी कि जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं, उस भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है और इसी को हमारे देश की राजभाषा भी कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। प्यारे बच्चों, हमारे संविधान ने भारत की 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, यानी कि 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। हिंदी, कश्मीरी, कोंकणी, ओडिया, नेपाली, संस्कृत, डोगरी, मराठी, तमिल, मणिपुरी, सिंधी, संथाली, बांग्ला, तेलुगु, उर्दू, बोडो, असमिया, कन्नड़, पंजाबी, मैथिली, मलयालम और गुजराती। यह वे 22 भाषाएं हैं जिनको हमारे संविधान ने मान्यता दी है। प्यारे बच्चों, हम हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे बच्चों, 14 सितंबर 1949 को हमारे भारत के संविधान ने हिंदी को राजभाषा बनाया था, इसलिए हम 14 सितंबर को हर वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम बोली के बारे में। बच्चों, बोली क्या होती है? बोली मतलब आम बोलचाल की भाषा जो हम स्थानीय रूप यानी कि एक विशेष क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। जैसे कि आप अपने घर में बात करते हैं, विद्यालय में आप या तो हिंदी में बात करते होंगे या अंग्रेजी में, परंतु अपने अपने घरों में सभी व्यक्ति बोली का प्रयोग अधिक करते हैं, यानी कि अपने क्षेत्र की भाषा का प्रयोग। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। यह बोलचाल की भाषा होती है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा क्या कहलाती है? बोली। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। साहित्य की रचना केवल भाषा में होती है, बोली में नहीं होती। हमारे देश में अनेक बोलियां बोली जाती हैं। प्यारे बच्चों, हमारे देश भारत में 600 से भी ज्यादा बोलियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अवधी, ब्रज, हरियाणवी, भोजपुरी, वज्जिका, अंगिका, बुंदेली, यह सभी हमारी क्या है? बोलियां हैं। यह भाषा नहीं है, यह बोलियां हैं। तो बोली प्राय बोलचाल में ही काम आती है, यानी कि हमारे आम बोलचाल में, आम अपने विचारों का आदान प्रदान करने में काम में आती है। आइए पढ़ते हैं लिपि के बारे में। बच्चों, लिखने के ढंग को, यानी कि हम जिस भी भाषा में लिख रहे हैं, जब हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन चिन्हों को लिखने का कुछ ढंग होता है और उसी ढंग को हम लिपि कहते हैं। यानी कि जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं और इन्हीं ध्वनियों का जो लिखित रूप है उसको हम लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। प्यारे बच्चों, यहाँ हमें कुछ भाषा और उनकी लिपियां दी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी, पंजाबी की लिपि का नाम गुरमुखी, संस्कृत की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि रोमन, तमिल की लिपि तमिल, उर्दू की लिपि फारसी और नेपाली की लिपि देवनागरी। यानी कि अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपियां होती हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने एक बात पर गौर किया कि देवनागरी शब्द कई जगह प्रयोग में लाया गया है? 4 जगह।
यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ भाषाओं की लिपियां एक जैसी भी होती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। तो व्याकरण क्या होती है? देखो, जब हम लिखते हैं यानी कि जब अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ नियमों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि जो व्याकरण है वो हमें लिखने का शुद्ध रूप सिखाती है। शुद्ध रूप कैसे? यानी कि हमारी जो गलतियां हैं वो हम गलतियां ना करें, उसका ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही प्राप्त होता है। आइए एक बार इसे पढ़ते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के कुछ नियम होते हैं। नियमों की व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं। यानी कि जो नियम है उन नियमों के समूह को, उस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। यानी कि व्याकरण हमें शुद्ध रूप से लिखना सिखाती है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शुद्ध रूप को हम लोग सीख पाते हैं। व्याकरण सीखने के बाद मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझकर शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीखता है। यानी कि शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, समझना यह केवल व्याकरण के द्वारा ही संभव है, क्योंकि व्याकरण हमें हमारी गलतियों का आभास कराती है। यहाँ हमें व्याकरण की परिभाषा दी गई है। चलिए इसे पढ़ते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप का, सही रूप का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंग। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। देखिए, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में क्या सम्मिलित होता देखते हैं। व्याकरण के इस अंग में वर्णों के उच्चारण यानी कि वर्णों को बोलना, उनका वर्गीकरण, कौन कौन से प्रकार के वर्ण होते हैं, लेखन और संयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार शब्द विचार। शब्द विचार में शब्दों के भेद, रूप, स्रोत, रचना इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं, तो शब्द कितने प्रकार के शब्द होते हैं, यह सभी हम शब्द विचार में पढ़ेंगे। तीसरा अंग है वाक्य विचार। यानी कि जैसा कि आपको पता है वर्णों को जोड़कर शब्द बनता है। बच्चों, इसी प्रकार कई सारे शब्दों को जोड़कर वाक्य का निर्माण होता है। तो वाक्य विचार में हम क्या क्या पढ़ेंगे? वाक्य विचार में हम पढ़ेंगे वाक्य की संरचना, यानी वाक्य का निर्माण कैसे किया जाता है, वाक्य के भेद, वाक्य रूपांतरण, वाक्यों को बदलना और विराम चिन्हों का प्रयोग। यह सभी हमारे वाक्य विचार में दिए गए हैं। आइए अब इसको कुछ इस प्रकार समझते हैं। बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर करते प्रकट भाव विचार, भाषा से ही यह संभव है, हम करते इसे स्वीकार। आइए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। बोलकर, पढ़कर, लिखकर, सुनकर करते प्रकट भाव विचार, भाषा से ही यह संभव है, करते इसे हम सब स्वीकार। प्यारे बच्चों, देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने सीखा कि भाषा मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित। बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप है। जो बोली है वह भाषा का क्षेत्रीय रूप है। भाषा विस्तृत है और बोली सीमित है। भाषा के लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। भारत के संविधान में हमारे 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। प्यारे बच्चों, आज आपने भाषा, भाषा के भेद, लिपि, भारत की राजभाषा और व्याकरण और उसके अंगों के बारे में जाना। उम्मीद करती हूँ आपको पढ़कर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं
अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।